अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे वजीर सलाहुद्दीन और शमसा तीर अंदाजी कर रहे होते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ शमसा का निशाना बेहतर से बेहतर तार होता चला जा रहा होता है। यह देखकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आपको मजीद थोड़ी मश्क करने की जरूरत है। तो शमसा कहती है, अपनी तमाम तर मसरूफियात के दरमियान मेरे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। और फिर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, आप अगली बार क्या सीखेंगी, घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना? तो शमसा हंसते हुए कहती है, शायद उसका भी वक्त आ जाए, लेकिन अगली बार जब से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी माँ मुसलमान थी, मेरा दिमाग उलझ कर रह गया है और मैं इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती। अगर ये आपके लिए मुनासिब हो तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी कि मेरी माँ को किस चीज ने मुसलमान बनने पर कायल किया। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुरा देते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि एक सराय में ताजर राकीफ जोहर और कुछ ताजरों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। एक ताजर राकीफ से कहता है, आपके साथ तजारत करना हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है। और फिर दूसरा ताजर कहता है, वेनिस में वो आपको बादशाह राकीफ के नाम से जानते हैं। यह सुनकर जोहर कहता है, वो जो कहते हैं सच कहते हैं, ये ताजरों के बादशाह हैं। और फिर राकीफ कहता है, मैं सिर्फ उतना ही बड़ा बादशाह हूँ जितना बड़ा फरोख्त शुदा माल से मेरा मुनाफा होता है। अब चलो काम की बात करते हैं। और फिर ताजर पूछता है, कैरक में शक्कर की मकदार कुल मिलाकर कितनी है? जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन नमाज अदा कर रहे होते हैं। वो नमाज से जैसे ही फारग होते हैं तो खलील उनके पास आता है और एक चिट्ठी उन्हें देता है। सलाहुद्दीन अयूबी चिट्ठी खोलकर पढ़ते हैं, जिसे पढ़ने के बाद वजीर खुश होते हुए कहते हैं, हर दिन हमारे लिए खुशियों का बाइस हो। गन्ना राख में बदल गया और तमाम गुलाम सही सलामत अपने मुकाम तक पहुंच गए। ये सुनकर खलील भी बहुत खुश होता है। दूसरी जानब काहिरा में आगे बढ़ते हुए बालन मार्कोस से कहता है, ये मुलाकात एबलन की तकदीर बदल देगी मार्कोस। उन्हें ये सोचने दो कि मैं मर गया हूँ। वो दोबारा एबलन के नए कौंद का इंतखाब करेंगे। ये कहते साथ ही बालन उस लम्हे को याद करता है जब वो गार के अंदर बारूद उंडेल रहा था और बारूद डालने के बाद वो जैसे ही वापस मुड़ा था तो उसे बाहर से आगे बढ़ते हुए दिखाई दी थी। इसे देखकर वो बहुत परेशान हो गया था और आसपास देखा था तो पीछे से उसे एक और रास्ता मिल गया था, जिसे देखकर वो वहां से एकदम भाग गया था। और फिर इस ख्याल के बाद बालन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। इधर सराय में एक ताजर राकीफ से कहता है, क्या आपने जो कीमत बताई वो ज्यादा नहीं है? तो राकीफ कहता है, तुम कैरक में मौजूद तमाम फसलें लोगे, उस मुनाफा के बारे में सोचो जो तुम बेच कर हासिल करोगे। ये सुनकर ताजर कहते हैं, चलें फिर आपकी बात मान लेते हैं। इसी लम्हे ताजर राकीफ का आदमी उसके पास आता है और उसे एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद ताजर राकीफ बहुत परेशान हो जाता है और साथ में ही ताजर राकीफ का आदमी उसके कान में भी कुछ कहता है, जिसे पढ़ने और सुनने के बाद राकीफ को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो ताजरों पर ज़ाहिर नहीं करता और मुस्कुराते हुए कहता है, वजीर सलाहुद्दीन ने मुझे अपने पास बुलाया है। और फिर जोहर कहता है, चलें फिर आपको उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही ताजर राकीफ खड़ा हो जाता है और बाकी ताजरों से कहता है, तुम जोहर के साथ तफसील से बात कर सकते हो। और फिर जोहर के कान में कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालिक चातलियन से कहता है, चातलियन मैं परेशान हूँ कि तुमने हम सबको बात करने के लिए क्यों इकट्ठा किया। तो चातलियन अपने हाथ में एक बक्सा लिए सबको मुखातब होकर कहता है, मैं आप सब के लिए कैरक से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कीमती और यहाँ तक कि एक नायाब तोहफा लाया हूँ। यह कहते साथ ही वो अपने हाथ में मौजूद बक्सा खोलता है जिसमें राख होती है। और फिर लाड गए उससे पूछता है, ये राख किसकी है चातलियन? तो चातलियन कहता है, राख से राख, खाक से खाक, एबलन का काउंट बालन, अब सिर्फ उसकी राख ही बाकी बची है। यह सुनते साथ ही सबीला और विलियम को बहुत दुख होता है और सबीला एकदम कहती है, नहीं ये नामुमकिन है। और फिर चातिलों का गिरबान पकड़ते हुए कहती है, तुम कातिल हो, तुम सब कातिल हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम सब के सब कातिल हो। इधर काहिरा में ताजर राकीफ वजीर सलाहुद्दीन के पास पहुंच जाता है और कहता है, आपने मुझसे मिलने का पैगाम भेजा था। हर चीज से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक बहुत ही अहम तजारती मुआहिदा किया है। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, आपने क्या बेचा और बदले में क्या मिला? तो राकीफ कहता है, बहुत सी चीजें। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर आपने जो बेचा है वो अगर कैरक की गारों में पाई जाने वाली शक्कर है तो उससे अपनी उम्मीदें तोड़ दें, क्योंकि मैंने उसे तबाह कर दिया है। ये सुनकर राकीफ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये सब क्यों किया और ये आपने कैसे किया मुझे नहीं मालूम वो सामान। मगर वजीर सलाहुद्दीन उसे वहीं पर खामोश करवाते हुए कहते हैं, और वो फसलें काटने के लिए तुम जिन गुलामों पर जुल्म करते थे वो भी अब तुम्हारे नहीं रहे ताजर राकीफ। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि कारातेगन हिसाब लिख रहा होता है और काफी उलझा हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा होता है। वो अपने दोनों हाथों से काम करते हुए कहता है, ये भी हो गया, ये सब्जी के सौदागरों के लिए है। नहीं, ये सब्जी के सौदागरों के लिए तो नहीं है। हाँ सच, ये सब्जी के सौदागरों के लिए ही है। और ये जेवरात के सौदागरों के लिए है। जेवरात के सौदागरों के लिए? तुमने इसे सब्जी के सौदागरों के लिए मुख्तस किया था करातेगन। चलो खुद को थोड़ा संभालो। ये जेवरात के सौदागरों के लिए है, और ये ऊंटों के सौदागरों के लिए है, और ये सब्जी के सौदागरों के लिए है। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा नहीं है। इसमें तो कुछ भी मेरा नहीं है। तो मैं इन सब को कैसे लिखूं? ये तो फिर से घर मिक्स हो गए। ये वाला नहीं, ना ये और ना ही ये। और वो कागज उलटते पुलटते हुए कहता है, सब्जी के सौदागरों वाला? अब इनमें से कौन सा सब्जी के सौदागरों वाला है? नहीं नहीं नहीं, मैं इस गंदगी से बाहर नहीं निकल सकता। मैं यहाँ पर तहसीलदार बन के आया था, लेकिन देखो मैं तो क्लर्क बन के रह गया। और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, अपने दिमाग को जरा ठिकाने पर लाओ, अपने दिमाग को जरा ठिकाने पर लाओ करातेगन। चलो फिर से शुरू करते हैं। और फिर गुस्से से कहता है, नहीं, इस तहसीलदारी में पैसा जमा करना अच्छी बात है, लेकिन मेरा इस हिसाबो किताब से कोई लेना देना नहीं है। काश कोई और आकर ये सारा काम कर दे। इसी लम्हे उर्फा और एथरिस वहां पर आते हैं। उन्हें देखकर करातेगन कहता है, तुम सही वक्त पर आए हो। उर्फा, ये तुम ले लो। एथरिस, ये तुम ले लो। और एथरिस, ये तुम ले लो। अब इनकी तारीख और वक्त के मुताबिक सबकी दर्जाबंदी कर दो। शाबाश। मगर उर्फा वो दस्तावेजात वापस फेंकते हुए कहता है, जरा रुको तो सही करातेगन, हमें जरा सांस तो लेने दो। इसी लम्हे जोर वहां पर आता है, जिसे देखकर करातेगन कहता है, लानती बदसूरत आदमी आया है। ये यहाँ की बरकतों को भी अपनी नहुसत से खत्म कर देगा। जाओ जाओ यहाँ से। और फिर एथरिस जोहर से पूछता है, यहाँ पर क्यों आए हो? तो जवाबन जोहर कहता है, मैं खलीफा हजरत के हुक्म से आया हूँ। मैं सरबराह तहसीलदार को देखने आया हूँ। खलीफा का खजाना वजीर के महल में मुंतकिल हो जाए, उसके लिए आपको महल में आना होगा। ये सुनकर करातेगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो वो सरबराह तहसीलदार से मिलना चाहते हैं? हाँ, चलो अब गुम हो जाओ। ये सुनते साथ ही जोहर वहां से चला जाता है। और फिर करातेगन कहता है, चलो चलो जाकर इसे हासिल करते हैं। तुम भी आ जाओ, हमें सोने को मुंतकिल करने के लिए मर्दों की जरूरत होगी। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब खलीफा के महल की जानब निकल पड़ते हैं। उधर महल में वजीर सलाहुद्दीन राकीफ से कहते हैं, तुमने मिस्र में जो नाइंसाफी का पहिया कायम किया था, वो अब उल्टी सिमत में चलना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर कारोबार पहले की तरह नहीं चलेगा। जुल्मत की बजाय नूर के उजाले फिर से फैलना शुरू हो जाएंगे। और तुम ताजर राकीफ, अगर तुम इस दौर में अपनी हैसियत को बरकरार रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बैत करना होगी। और अगर तुम ये कहते हो कि तुम मेरी बैत नहीं करोगे तो जान लो कि जिस तरह मैंने तुम्हारा माल बर्बाद किया, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा ताजर राकीफ। जबकि दूसरी जानब शाम में हम देखते हैं कि बालन सुल्तान नूरुद्दीन के पास पहुंच चुका होता है और उनसे कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। तो अस्फहानी कहता है, सलाहुद्दीन के तवस्सुत से कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो ना खोला जा सके। और फिर सुल्तान कहते हैं, तुमने एबलन का इंतजाम संभाल लिया है और वहाँ के लोगों में मुसलमान भी होंगे। हमारे लिए बस जरूरी है कि तुम इंसाफ के साथ फैसला करो। ये सुनकर बालन कहता है, मैंने जो वादा किया था, मैं इंसाफ से इनहराफ नहीं करूंगा, और ये वादा मेरा रब से था, ना कि किसी बंदे से। और फिर सुल्तान पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो बालन कहता है, मैं आपसे वो चीज मांगने आया हूँ जिससे मुझे मेरे बादशाह ने महरूम रखा है। यह सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानब काहिरा में जोहर करातेगन और बाकी सब को लेकर उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर खलीफा के जेवरात पड़े होते हैं। माल देखते साथ ही करातेगन बहुत खुश होता है और उसकी लालें टपकना शुरू हो जाती हैं। ये देखो, मैं इसी को माले गनीमत जमा करना कहता हूँ। और फिर अदरीस कहता है, इसे लेकर जाना मुश्किल होगा, खलीफा के सिपाहियों को कहो कि मदद करें आकर। मगर करातेगन कहता है, आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। कोई बात नहीं, हम ये सब खुद ले जाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो हम बार बार आएंगे और उठाकर ले जाएंगे। और फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है, वो बदसूरत। मगर जोहर वहां से जा चुका होता है। यह देखकर करातेगन कहता है, वो बदसूरत चला गया, चलो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। मगर इसी लम्हे खलीफा सिपाहियों के साथ वहां पर दाखिल हो जाता है और गुस्से से कहता है, तुम सोने का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बदबख्तो? यह सुनकर करातेगन कहता है, अरे इसे तो देखो जरा बदबख्तो, क्या ये अपना दिमाग खो बैठा है? अरे सुनो खलीफा, क्या तुमने हमें दावत नहीं दी? तो खलीफा कहता है, मेरे महल से फौरन दफा हो जाओ, मैं तुम्हें अपने खजाने का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। यह सुनकर करातेगन और वजीर सलाहुद्दीन के साथियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर महल में वजीर सलाहुद्दीन बैत करवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं और फिर काजी फाजल राकीफ से कहते हैं, अपनी लालच की वजह से खुद को कुर्बान मत कर देना राकीफ, अपना फैसला कर लो। कुछ देर सोचने के बाद ताजर राकीफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और कहता है, ताजर अपना नुकसान लिख लेते हैं, लेकिन अपना हिसाब चुकाने के लिए वो एक दिन जरूर वापस आते हैं। यह कहते साथ ही वो जैसे ही हाथ चूमने लगता है तो उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। तो राकीफ कहता है, बाहर से आवाजें आ रही हैं वजीर हजरत, क्या आपको सुनाई नहीं दे रही? वजीर सलाहुद्दीन उठकर जैसे ही खिड़की में बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि खलीफा के महल से धुआं उठ रहा होता है। यह देखकर वो सब चौंक जाते हैं और वजीर सलाहुद्दीन के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, खलीफा का महल? तो जवाबन राकीफ कहता है, आप ही तो हैं जिन्होंने महल को जलाया है। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से उसे देखने लग जाते हैं।
और नाजरीन एपिसोड भी इसी जगह पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये एपिसोड आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे मंगल को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।